नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आइए आज हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और भाषा जो है वो हमारे जीवन में कितने रूपों में विद्यमान है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा मानव जाति को एक वरदान के रूप में प्राप्त हुई है। संसार के समस्त प्राणियों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसकी श्रेष्ठता का महत्वपूर्ण आधार उसकी भाषा है। भाषा और हाथ के बल पर आज मानव विकास की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अपने चिंतन मनन को वह भाषा के माध्यम से ही दूर दूर तक संप्रेषित करता है। भाषा के माध्यम से ही वह दूसरों के भावों को, विचारों को परिचित होकर उन्हें अपने आचरण में उतारता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध भाषा की परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु जी का। वो क्या कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझता है। यह कामता प्रसाद जी का कहना है। जो परिभाषा है ये बहुत चर्चित परिभाषा है। इसके आधार पर हम भाषा को 3 भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो भाषा के 2 ही रूप हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन सांकेतिक भाषा को भी स्थान दिया गया है। सांकेतिक भाषा का एग्जाम्पल जैसे आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए। जब हम संकेतों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मानव का विकास जो है सांकेतिक भाषा भी अपनी बातों को कहने का एक माध्यम होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो संकेतों के माध्यम से ही बातों को समझता है और सीखता है। संकेतों के द्वारा भी हम इसे आम जीवन में तो बहुत महत्व दिया गया है, भले ही शैक्षिक जीवन में इसे महत्व नहीं दिया गया है। शिक्षा की दृष्टि से सांकेतिक भाषा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आम जीवन में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। संकेतों के माध्यम से हम हाथों से इशारा करते हैं। कोई दूर रहता है तो उसे हाथों से, आँखों से इशारा करके अपनी बातों को उस तक पहुंचा सकते हैं। जहां तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है वहां तक हम अपने संकेतों के माध्यम से अपने बातों और विचारों को बता सकते हैं। ये सांकेतिक भाषा के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसको आप लोग देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। अब आइए देखते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का वह रूप है जिसे हम वाणी द्वारा व्यक्त करते हैं और दूसरे लोगों तक सुनकर समझते हैं और उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। साधारण भाषा में समझ लीजिए, जैसे सिंपल आप लोग समझिए कि मौखिक भाषा वह साधन है जो भाषा कानों से सुनी जाती है और मुख से बोली जाती है, वो मौखिक भाषा है। भाषा का आरंभिक रूप जो है वो मौखिक ही था। विद्यालय में पहुंचने से पहले बच्चे 5 वर्ष तक भाषा में अपनी बातों को इसी भाषा में सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। विद्यालय में पहुंचकर वे लिखित भाषा से परिचित होते हैं। भाषा के मौखिक रूप का ही उपयोग सबसे अधिक होता है, किंतु इस भाषा का अस्थायी होता है। यह भाषा का जो रूप होता है वो अस्थायी होता है। जैसे वार्तालाप, कहानी कथन, कविता, पाठ,
वाद विवाद, भाषण, उपदेश, कथावचन आदि मौखिक भाषा में ही संपन्न होते हैं। लिखित भाषा। लिखित भाषा का वह रूप जो लिपि चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है, भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब हम लिखकर अपने बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाता है। हमारे समस्त प्राचीन एवं नवीन साहित्य लिखित भाषा में ही सुरक्षित किए गए हैं। लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप होता है। जैसे कि मौखिक भाषा जो है वो अस्थायी होता है, लेकिन लिखित भाषा जो है वो स्थायी होती है। बड़े बड़े ग्रंथ, पाठ्य पुस्तक, पत्रिकाओं में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वह भाषा का लिखित रूप होता है। मौखिक भाषा का उपयोग तो हम शिक्षित और अशिक्षित सारे व्यक्ति करते हैं, लेकिन जो लिखित भाषा है इसका प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। आइए अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा का विकास को समझने के लिए इसकी लिपि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए लिपि के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भाषा और लिपि का घनिष्ठ संबंध है। जब तक भाषा केवल मौखिक रूप में प्रयुक्त होती रही है तब तक लिपि की आवश्यकता नहीं थी, किंतु आज समाज के विकास के साथ भाषा की निश्चित ध्वनियों की पहचान की गई है। फिर उन ध्वनियों के लिए अलग अलग प्रतीक निश्चित किए गए। उन ध्वनि प्रतीकों को वर्ण कहा गया। किसी भाषा में निर्धारित स्वर एवं व्यंजन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा में निर्धारित स्वर और व्यंजन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और किसी भी वर्णमाला को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। संसार की विविध भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अन्य भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है, जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली। ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी, इन भाषाओं की लिपि भी देवनागरी ही है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है और उर्दू भाषा की लिपि वो फारसी है। फ्रेंच, पोलिश, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं भी रोमन लिपि में ही लिखी जाती हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, फ्रेंच, पोलिश, जर्मन और स्पेनिश जो भाषाएं हैं वो भी रोमन लिपि में ही लिखी जाती हैं और पंजाब की लिपि गुरुमुखी है। और देवनागरी लिपि, जिस लिपि में हमारी हिंदी भाषा लिखी जाती है, उसकी लिपि, उसका जो जन्म है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्राह्मी लिपि 2 शैलियों में विभाजित हुई। एक उत्तरी ब्राह्मी और दूसरी थी दक्षिणी ब्राह्मी। और इसके बाद उत्तरी शाखा गुप्त लिपि के नाम से प्रचलित हो गई। आगे चलकर वर्णों की कुटिलता के कारण यह लिपि कुटिल लिपि कही जाने लगी। इसी से नागरी और शारदा लिपि का भी जन्म हुआ। नागरी लिपि से वर्तमान बंगला, कैथी, महाजनी, राजस्थानी, मोड़ी, गुजराती और नंदी नागरी आदि का जन्म हुआ और शारदा लिपि से वर्तमान कश्मीरी, टाकरी, लाडा, सिंधी और गुरुमुखी लिपियों का विकास हुआ। इस प्रकार उत्तरी भारत की अधिकतर लिपियां नागरी लिपि की ही संतान मानी जाती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। भारत की अन्य सभी भाषाएं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम को छोड़कर
संस्कृत से विकसित हुई हैं। ध्यान से देखिए, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम को छोड़कर संस्कृत से ही विकसित हुई हैं। इसका मतलब है कि तेलुगु, तमिल और कन्नड़, मलयालम का जो जन्म है वो हिंदी भाषा का नहीं है। मतलब संस्कृत से हिंदी का विकास क्रमशः 4 भागों में हुआ है। वैदिक संस्कृत पहला है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत का समय माना जाता है। चारों वेद और उपनिषदों की रचना इसी भाषा में हुई है। वैदिक संस्कृत में ही उपनिषद और चारों वेद लिखे गए हैं। अगला है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की क्लिष्टताओं को दूर करते हुए विद्वानों ने लौकिक संस्कृत का प्रचार प्रसार किया। 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत का बोलबाला था। लोग वैदिक संस्कृत के स्थान पर लौकिक संस्कृत में ही ग्रंथ की रचना करने लगे। वाल्मीकि द्वारा रामायण और वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना लौकिक संस्कृत में की गई। वाल्मीकि द्वारा जो रामायण है और वेद व्यास का महाभारत, ये लौकिक संस्कृत में इसकी रचना हुई है। और उपनिषद और वेद जो है वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए। आगे है प्राकृत और पाली। प्राकृत और पाली 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का समय प्राकृत और पाली के विकास का समय माना जाता है। ध्यान से देखिएगा, परीक्षाओं में ये भी पूछता है कि जो पाली और प्राकृत का विकास का जो समय था वो कब से कब तक माना जाता है, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक। लौकिक संस्कृत धीरे धीरे केवल पढ़े लिखे विद्वानों की भाषा रह गई, लेकिन संस्कृत के आधार पर प्राकृत और पाली भाषा का विकास हुआ। कालिदास का जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम में शिष्ट पात्रों के संविधान संस्कृत में, किंतु ग्रामीण जन एवं महिलाओं के कथोपकथन प्राकृत में प्रस्तुत किए गए हैं। जन सामान्य में उस समय प्राकृत और पाली भाषा का ही बोलबाला था। बौद्ध साहित्य की रचना इसी भाषा में हुई है। पाली को सबसे पुरानी प्राकृत के रूप में जानते हैं, क्योंकि प्राकृत का प्रथम विकास पाली के रूप में ही हुआ है। अपभ्रंश काल। प्राकृत भाषा में जब साहित्य की रचना होने लगी तो सामान्य जन के बीच अपभ्रंश भाषा का विकास होने लगा। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय अपभ्रंश काल माना जाता है। अपभ्रंश का विकास प्राकृत से हुआ है। भाषा विज्ञान में प्राकृत के 5 भेद माने गए हैं: शोरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। आधुनिक आर्य भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया आदि की उत्पत्ति इन्हीं अपभ्रंशों से ही हुई है। हिंदी की बोलियों का विकास विभिन्न अपभ्रंशों से हुआ। शोरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी तथा पहाड़ी हिंदी का, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी का तथा मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। तो ये था हिंदी भाषा का विकास और उत्पत्ति इसकी कैसे हुई। अब हम हिंदी भाषा, उपभाषा तथा उनकी बोलियों पर भी कुछ विचार करेंगे। उपभाषाओं की संख्या जो है वो 5 मानी जाती है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। और इनकी जो इन बोलियां जो इनसे निकली हुई हैं, उन बोलियों के बारे में भी हम देखेंगे कि किस उपभाषा से कितनी बोलियां निकली हुई हैं और उसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है। आइए देखते हैं। जो पश्चिमी हिंदी है, एक उपभाषा है
पश्चिमी हिंदी। उसकी जो बोलियां हैं वो हैं बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू जिसको हरियाणवी भी बोलते हैं, दक्खनी हिंदी या उर्दू इसी उपभाषा में आती है। पश्चिमी हिंदी में भी उर्दू भी आती है। इसका जो क्षेत्र है वो है बुंदेली का जो है वो छतरपुर मध्य प्रदेश है। कन्नौजी बोली का जो क्षेत्र है वो कन्नौज उत्तर प्रदेश है। ब्रज भाषा का आगरा मथुरा उत्तर प्रदेश में। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो है दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर उत्तर प्रदेश। और बांगरू का जो क्षेत्र है वो हरियाणा प्रदेश है। और दक्खनी हिंदी या उर्दू दक्षिण भारत में है। दक्खनी हिंदी ही मुख्य रूप से है। अगला है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। और इसका जो क्षेत्र है अवधी का लखनऊ उत्तर प्रदेश, बघेली का रीवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ी का छत्तीसगढ़ रायपुर। बिहारी हिंदी जो उपभाषा है उसकी जो बोलियां हैं वो है मगही, मैथिली और भोजपुरी। और उसका जो विषय क्षेत्र है बोलने का वो है मगही का गया, मैथिली का दरभंगा और भोजपुरी का बलिया, छपरा, भोजपुर उत्तर प्रदेश, बिहार। अब है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जो भाषा है इसकी जो बोलियां हैं वो हैं गढ़वाली, कुमायूनी, मरियाड़ी, कुल्लुई भी इसको बोलते हैं। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है बोलने का गढ़वाली का टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में पड़ता है। कुमायूनी अल्मोड़ा नैनीताल उत्तरांचल में ही। और मलयाली का कुल्लू, इससे कुल्लुई भी कह दिया जाता है, कुल्लू के क्षेत्र में बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में इसलिए। अब राजस्थानी जो उपभाषा है इसका जो क्षेत्र है बोली है जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी। और इसका जो क्षेत्र है बोलने का वो है जयपुरी का जयपुर राजस्थान में, निमाड़ी को मेवाती भी बोला जाता है। और उसका जो क्षेत्र है वो खंडवा मध्य प्रदेश में है। मालवी का जो क्षेत्र है वो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और मारवाड़ी का जो क्षेत्र है वो जोधपुर, बीकानेर राजस्थान में। अब हम अगले वीडियो में भाषा का संवैधानिक विकास देखेंगे और वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि किसी भी परीक्षा में भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।